हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए क्या एक और वीडियो जिसमें हम आपके साथ क्या सॉल्व करने वाले हैं। मैम आपके साथ सॉल्व करेगी बायोलॉजी का सैम्पल पेपर। और जैसे कि आप जानते हैं कि कैल्विन आपके लिए पूरी सीरीज लेके चल रहा है जिसमें हम आपके साथ क्या करवा रहे हैं मेरे बच्चे, सॉल्व करवा रहे हैं मैथ्स के और साइंस के सारे ऑफिशियल पेपर्स आपके जो कि सीबीएसई ने लॉन्च किए हैं। ओसवाल का पेपर भी हमने सॉल्व करवाया है, एडुकार्ड हम करवा रहे हैं, अरिहंत हम करवा रहे हैं, एमटीजी हम करवा रहे हैं जो कि आज हम करने वाले हैं। फिर शिवदास का पेपर हम सॉल्व करवा रहे हैं। इवन 2 स्पेशल पेपर जो कि सीबीएसई ने रिलीज किए एडिशनल पेपर, इनको भी हम क्या करवा रहे हैं आपके साथ सॉल्व करवा रहे हैं ताकि बच्चों को किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत समस्या कुछ भी नहीं आए और वो अपने बोर्ड को एग्जाम को बिल्कुल क्लियरली एंड कह सकते हैं स्मूथली देकर आ जाए। ठीक है बेटा, तो कैल्विन आपके लिए ये कर रहा है और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो, हर किसी का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास आए, तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इसकी पीडीएफ के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है टेलीग्राम का, क्लिक कीजिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सैंपल पेपर। So here is the first question. Refer to the given diagram. एक डायग्राम दिया हुआ है, किसका है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव जिस P, Q and R were collected from the structure 4, 2nd and 3rd। बच्चे ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो ये 3 पॉइंट्स हैं जहां से आप जूस कलेक्ट करते हैं। देखो फर्स्ट आपका माउथ दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है भाई यहाँ तो पक्का आपका सलाइवरी ग्लैंड होगा, है ना भाई, जो कि सलाइवरी अमाइलेज रिलीज करता है जहां तक मुझे पता है। सेकेंड वाला क्या है? ये स्टमक है जिसके अंदर गैस्ट्रिक जूस निकलता है एसिडिक नेचर का, ये एसिडिक होता है। और सलाइवरी अमाइलेज ग्लैंड से जो जूस निकलता है वो बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, सलाइवरी। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 तरह के जूस होते हैं, बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस। बाइल जूस रिलीज्ड बाय द लिवर एंड पैनक्रियाटिक जूस इज रिलीज्ड बाय द पैनक्रियास। पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। द डाइजेस्टिव जूसेस आर मिक्स विद द बफर सॉल्यूशन। एक बफर सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया है जिसकी पीएच कितनी है? 2। ओके, स्मॉल ड्रॉप ऑफ दीज जूसेस वर पुट ऑन द स्ट्रिप ऑफ द फिल्म कोटेड विद प्रोटीन। ठीक है जी, डाल दिया। तो क्या हुआ आगे? विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव जूस विल एबल टू डाइजेस्ट द प्रोटीन कोट? कौन सा इनमें से प्रोटीन को डाइजेस्ट कर जाएगा? तो भाई प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए तो हमें पता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता है ट्रिप्सिन नाम का एक एंजाइम जो कि प्रोटीन को करता है, और पैनक्रियाटिक में मैंने उल्टा लिख दिया, आपके गैस्ट्रिक जूस में पैप्सिन एंजाइम होता है जो डाइजेस्ट करता है, और पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन होता है जो कि कंप्लीटली डाइजेस्ट कर सकता है। तो Q और R हो सकते हैं, तो ये बोथ डाइजेस्टिव जूसेस Q एंड R। मेरे अकॉर्डिंगली ये आंसर आपका होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है बेटा? इसका आंसर आपको याद है रखना कि जो आपके डाइजेस्ट करेंगे वो कौन कौन है, Q और R। इसमें लिखा हुआ है द डाइजेस्टिव जूस P, Q एंड R आर सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस एंड इंटेस्टिनियल जूस। सलाइवरी अमाइलेज सलाइवा एक्ट करता है अल्कलाइन मीडियम पे और स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। वहीं गैस्ट्रिक जूस में HCl, म्यूकस और रेनिन और पैप्सिन होता है। पैप्सिन एक्टिवेट होता है एसिडिक मीडियम में और एक्ट करता है प्रोटीन पर। और इंटेस्टिनियल जूस वो भी एक तरह का क्या होता है, अल्कलाइन मीडियम का होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। रेफर टू द गिवन फिगर, एक फिगर दी हुई है एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। P आपको रेड और व्हाइट दिया हुआ है, F1 जनरेशन आपकी आई है, F3 में F2 में रेशो आया 3:1। रेड और व्हाइट है, देखो इसमें देखो हमें रेड दिख रहा है, इसका मतलब F1 जनरेशन में सारे के सारे रेड आ रहे हैं। तो मेरे बच्चों को याद होगा कि मैम हमें याद है कि F1 में जो प्लांट्स आते हैं सारे के सारे वो क्या होते हैं, वो यहाँ पर डोमिनेंट है। इसका मतलब रेड कलर क्या हो गया मेरे बच्चे, वो हो गया आपका डोमिनेंट। मतलब इसका जीनोटाइप अगर हम लिखे तो कैपिटल आर, इसका स्मॉल आर ऐसे लिखते थे। यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे रेशो 3:1 है जिसे हम कहते थे फिनोटाइपिक रेशो। कौन सा रेशो? फिनोटाइपिक रेशो। ठीक है मैम, इतना क्लियर हो गया, इतना तो हमें आगे बताइए। तो आगे आपको बताना है इट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। रेड फ्लावर कलर इज डोमिनेंट व्हाइट के ऊपर, ये भी बात बिल्कुल सही है। बोथ रेड कलर एंड द व्हाइट कलर वर इनहेरिटेड इन F1 जनरेशन बट ओनली रेड एक्सप्रेस हुआ। ठीक है भाई, तीनों बातें ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड होगा। करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी थी ना? हाँ करेक्ट सही है भाई, तीनों ठीक है, तीनों स्टेटमेंट ठीक है ना बेटा, गलत तो कोई सी भी नहीं है। नेक्स्ट, रेफर टू द गिवन फिगर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। आपको ब्रेन दिया है बच्चों। ओके,
इतने सारे, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आर करेक्टली आइडेंटिफाई द लेबल पार्ट विच कॉन्स्टिट्यूट द फॉलोइंग मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। मेजर पार्ट ह्यूमन ब्रेन, देखो बेटा ये क्या है, ये आपका स्कल है जिसको आप क्रेनियम कहते हो, नाम लिख लेते हैं एक बार सबके, ठीक है बच्चे। यू है ये आपका लार्जेस्ट पार्ट जिसको हम क्या कहते हैं, सेरिब्रम, पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ये क्या है, ये है आप कहेंगे मैम दिस इज अ मिड ब्रेन एंड दिस इज हाइपोथैलेमस, hypothalamus, and P is pituitary gland, pituitary, अच्छा नहीं बेटा इसको बीच वाले को मार्क किया हुआ है, चलो ठीक है कोई नहीं। दिस इज cerebellum, Y is medulla, it is pons, तो X हो गया आपका क्या, फोर ब्रेन, और Y हो गया मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के आपको एक पार्ट को दिखा दिया गया, वैसे आपको नहीं रीड करना, मैं इसको रफ करके लिख देती हूँ। दिस इज योर हाइपोथैलेमस एंड दिस इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक। चलिए तो फोर ब्रेन का पार्ट है P, Q एंड U। P, Q कहाँ गया, चलो बेटा मैं इसको थोड़ी देर रफ कर लूँ जरा, ये यहाँ ले देती हूँ फोन्स, P, Q एंड U, ठीक है बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसका है RST, RST फिर तो यही होगा, R नहीं, अच्छा P, Q, U, X, Y, Z, हिंड ब्रेन, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम का पार्ट कौन कौन होता है, ब्रेन स्टेम में एक तो आपका मेडुला, ये पोन्स और हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये तीन चार चीज़ें आती है ना आपकी। तो P, Q, S, T नहीं है तो X, Y और W, ठीक है ठीक है ठीक है। तो बच्चे इसमें ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, देख लीजिए एक बारी, ये रहा। तो फोर ब्रेन में U मतलब ऑल्फैक्टरी लोब है, P हाइपोथैलेमस है जो हमने मार्क किया था, Q पिट्यूटरी ग्लैंड, और ब्रेन स्टेम का पार्ट है मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, तो ये RST, वही फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका इसका। बेटा ये इतना ये RST दे रखा है ना, इसमें आपको लोब्स याद नहीं करने, बस ये ध्यान रख लेना कि इसमें लोब्स आपको लर्न नहीं करने हैं ज़्यादा। चलिए रेफर टू द गिवन फिगर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। किसी सी फिगर है ये, सबसे पहले पहचानो, तो ये आपको हो गया मैम फीमेल ओवरी की पिक्चर है, ये फ्लावर का पार्ट है पूरा, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, पिस्टिल, ठीक है मैम। ऊपर जो P है ये क्या है, आपको होगा मैम P फॉर पोलन ग्रेन, एंड Q क्या है, ये उसका ऊपर वाला पार्ट है जहाँ पे बैठे हुए पोलन ग्रेन, क्या कहते हैं आप इसे, आप कहेंगे मैम ये स्टिग्मा है, और R क्या है, ये ट्यूब, स्टाइल, और S क्या है आपकी, ओवरी, ठीक है। मैच करना है करेक्ट ऑप्शन, P क्या था, पोलन ग्रेन ना, स्टोर मेल गैमेट, ठीक है। Q था आपका स्टिग्मा जो कि साइट ऑफ पोलन जर्मिनेशन, साइट ऑफ पोलन जनरेशन। R था आपकी वो ट्यूब, कनेक्ट स्टिग्मा एंड ओवरी, और ये है डेवलपमेंट इनटू अ फ्रूट, ठीक है। थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ एंड ये, तो ये वाला ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक बच्चे। नेक्स्ट, सो आपको पता ही है बच्चों, अपकमिंग सैम्पल पेपर्स हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम आपके साथ मैथ्स का और साइंस का पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। CBSE का ऑफिशियल पेपर, ओसवाल, एडुकार्ट, अरिहंत, MTG, सेवदास, और इवन 2 एडिशनल पेपर जो कि CBSE लॉन्च करती है, ये भी आपके साथ सॉल्व करवाए जा रहे हैं और आपको पूरा का पूरा तैयार किया जा रहा है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो करते रहिए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। PDF के लिए टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके। चलो नेक्स्ट, असर्शन, द प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब कि जो सेग्रीगेट होते हैं ना, अलग अलग होते हैं, गैमेट्स बनते हैं, गिवन बाय द मेंडल इज द प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। हाँ ठीक है, गैमेट्स आर प्योर फॉर अ कैरेक्टर एंड डू नॉट मिक्स अप, दोनों बातें ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी ठीक है जहाँ तक है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसमें पूरा आपको। अ स्क्वायरल इज इन अ स्केरी सिचुएशन, एक डर के माहौल में है, इट्स बॉडी हैज टू प्रिपेयर फॉर आइदर फाइटिंग और रनिंग, या तो उसे भागना है या फाइट करनी है। स्टेट द इमीडिएट चेंजेस दैट टेक प्लेस इन अ बॉडी सो दैट द स्क्वायरल इज एबल टू फाइट और द रन। क्या क्या चेंजेस उसकी बॉडी में होंगे, तो बेटा हम कहेंगे कि जब कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो एड्रेनल ग्लैंड जो होता है ना, वो एक हार्मोन निकालता है एड्रेनलिन नाम का,
एडर्नल ग्लैंड एक एडर्नलिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। इस हार्मोन को हम इमरजेंसी हार्मोन या फिर फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, या फिर फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये बिहेव करता है एज ए नेचुरल पेन किलर। नेचुरल पेन किलर की तरह क्या करता है, ये बिहेव करता है। देख लेते हैं एक बारी आंसर कैसे लिखा जाएगा। तो व्हेन स्क्वारल इज इन अ स्केरी सिचुएशन then its nerves stimulate the adrenal gland to secrete more adrenal hormone in the blood. This adrenaline hormone increase the heartbeat, heart rate बढ़ाती है, breathing rate बढ़ता है, pulse rate बढ़ता है, लिवर जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज ब्लड में मिक्स करता है, एनर्जी ज़्यादा आती है। ये सारे एक्शन एड्रेनलिन हार्मोन प्रोड्यूस करवाता है ताकि लॉट ऑफ क्या मिल सके, एनर्जी। भाई भागना है, रन करना है, तो इसके लिए एनर्जी चाहिए। इन दिस वे स्क्वारल जो है वो प्रिपेयर कर लेगी किसके लिए, एक तो रनिंग के लिए और एक लिफ्टिंग के लिए, फाइटिंग के लिए भी, ठीक है। और वो पेन किलर वाला ऑप्शन ध्यान रखना। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लेबल ट्रैकिया, ब्रोंकी एंड डायफ्राम। बेटा मैम को देखो ड्राइंग तो अच्छी आती नहीं है, पर फिर भी ठीक है, ट्राई करती है मैम, ठीक है। ड्राइंग मैम की बहुत बुरी है, आप भी समझ लीजिए, बस काम चलाऊ चल जाता है। ये लंग्स है हमारे, किडनी ऐसे ज़्यादा लग रहे हैं, कोई नहीं, समझ जाया करो, फीलिंग समझा करो, फीलिंग है ना भाई, फीलिंग समझेंगे हमारे बच्चे बड़े अच्छे हैं, फीलिंग समझ जाते हैं मैम की। डायफ्राम ये रहा, चलो। तो ये मैम ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया है, जैसा बना बहुत सही है, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता। यहाँ पे ऊपर होती है नेसल कैविटी, मैम पूरा लोकेट कर रही है। फिर ये होता है कॉमन पॉइंट फेरनेक्स, जहाँ पे आपकी फूड पाइप और विंड पाइप दोनों ओपन होती है मेरे बच्चे। फिर ये देखो बाहर निकला हुआ है ना, ये लैरिंक्स है आपका वॉइस बॉक्स, इसे हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। कभी फील करो, बोलते समय यहाँ पे रखो, कुछ मूवमेंट होती है, दैट वॉइस बॉक्स। फिर इसके नीचे की जो ट्यूब होती है, इसमें ऐसे सी शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, इसे बोलते हैं सी शेप कार्टिलेज ट्रैकिया, जो हमें लोकेट करना था। इसमें होती है क्या, सी शेप की कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या करती है, इसको कोलैप्शन से प्रिवेंट करती हैं। क्या करती हैं, कोलैप्शन, कोलैप्स ना कर जाए, चिपक ना जाए, इससे क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं। फिर दो पार्ट में डिवाइड जब ये होता है तो इसे कहते हैं ब्रोंकस। फिर और आगे फर्दर डिवाइड होता है तो ब्रोंकियोल्स। अच्छा, इसे ब्रोंकस एक को बोल दिया, ब्रोंकी भी बोलते हैं इसे। और ब्रोंकियोल्स की जो एंड पे ये स्ट्रक्चर होता है, ये एल्वेओलाई है, जहाँ पर क्या होता है, आप कहेंगे याद है मैम हमें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और ये कौन सा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही मैम, ये डायफ्राम है, जो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करता है। डायफ्राम की बेटा शेप याद रख लेना, इसकी शेप जो होती है वो डॉम शेप होती है, और जब आप इनहेल करते हो तो नीचे ऐसे होता है, ये जब इनहेल करते हो तो नीचे आके से सीधा स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है बच्चे, डॉम शेप होती है। तो ये रहा, हमने कर दिया है काम। डिस्क्राइब ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, तो हमारे पास दो ट्यूब्स होती है, एक आर्टरीज होती है, एक वेन्स होती है। इन दोनों के बीच में एक और होती है पतली सी ट्यूब, कैपिलरी, ठीक है। आर्टरी कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज थिक वॉल होती हैं, ठीक है, और ये कैसी होती है, थिन वॉल। अब सर्कुलेशन समझाना है हमारे में, कैसे सर्कुलेशन होगा, तो हम में सर्कुलेशन जो होता है बेटा वो होता है डबल सर्कुलेशन। कैसा सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन। जैसे कि आप दिखाएंगे कि दिस इज योर हार्ट, लेट्स से दिस इज योर हार्ट एंड दिस इज आर द 4 चैम्बर्स। ये हार्ट है आपके, और हार्ट के आपके क्या बना दिए मैम ने, 4 चैम्बर्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। नीचे क्या है, यह है आपका सेल या कोई टिश्यू। तो सेल या टिश्यू ब्लड भेजता है राइट एट्रियम वाले पार्ट को, ऐसे कौन सी ट्यूब लेके जाती है, वेन, क्योंकि कैसा ब्लड है ये, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, CO2 वाला ब्लड है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल।
अब राइट वेंट्रिकल तो उसे वापस बॉडी में नहीं भेज सकती, तो यहाँ से ये ब्लड जाता है, आपका एक ऑर्गन यहाँ पर होता है प्रेजेंट जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है एल्वोलाई के अंदर, लंग्स। तो यहाँ से जो आपका ब्लड है वो किसके पास जाएगा, लंग्स के पास। कौन सी ट्यूब लेके जा रही है, आप कहेंगे बच्चे पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। देखो बेटा मैंने यहाँ पे लिखा था कि आर्टरी लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिल्कुल सही है, पर एक आर्टरी ऐसी है पल्मोनरी आर्टरी जो CO2 ब्लड लेके जाती है। कैसा ब्लड है ये, तो ये वाला ब्लड है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, CO2। फिर लंग्स क्या करेगा, यहाँ से CO2 बाहर निकाल देगा और ऑक्सीजन अंदर घुल जाएगी, ब्लड वापस आएगा लेफ्ट एट्रियम में। कौन सी ट्यूब लेकर आएगी अब की बार, पल्मोनरी वेन। सभी वेन लेके जाती है CO2 ब्लड डीऑक्सीजनेटेड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। कैसा ब्लड लेके जा रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पहुंचेगा, सेल में। कौन लेके जाएगी, आर्टरी। तो अब आपने देखा हमारे हार्ट और बॉडी में 2 बार सर्कुलेशन हुआ, एक सर्कुलेशन हो रहा है हार्ट और सेल के बीच में, इसे कहते हैं, ए वाला जो लिखा है मैंने, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। और एक सर्कुलेशन हो रहा है आपके हार्ट और लंग्स के बीच में, इसे कहते हैं मेरे बच्चे, बी लिख दिया मैंने, पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी इसलिए क्योंकि पल्मोनरी पल्मोनरी बढ़ा रहा है ना वेन्स और आर्टरीज में भी, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है बेटा, और इन्हीं दोनों को मिला दो, क्या, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन प्लस पल्मोनरी सर्कुलेशन गिव राइज टू डबल सर्कुलेशन। ठीक है बेटा, क्लियर है ये। चलो देख लेते हैं एक बारी, ये रहा कंप्लीटली, इसमें दिखाया गया कि कैसे कॉन्ट्रैक्शन और ये सब होगा। मैम ने आपको डायग्राम के थ्रू समझा दिया है। इस वाले पोर्शन को आप क्या कर लेंगे, एक बार सिर्फ रीड कर लेंगे। ठीक है, डबल सर्कुलेशन। Why is गवर्नमेंट ऑफ इंडिया imposing a ban on the use of the polythene bags? क्योंकि वो आपको पता है भाई मैम वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। कोई 2 ऑल्टरनेटिव बैग्स बताइए और एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों बैन किया है। तो भाई वो एक तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, हमें पता है भाई हार्मफुल है। कोई 2 बैग यूज कर सकते हो तो जूट बैग यूज कर लो, कॉटन बैग यूज कर लो, ये बैग्स आप यूज कर सकते हो। देखो क्या है, Government of India imposing a ban on the use of the polythene bag because they are non-biodegradable, which are not acted by the microbes, जो microbes से खत्म नहीं होते, so they cannot be decomposed and therefore persist the environment for the longer time and causing harm to, लंबे समय तक हमारे environment में रहेंगे और क्या करेंगे, harmful करेंगे ना भाई, अच्छा तो नहीं है ना, harmful नेचर लेकर आएंगे, इकोसिस्टम को खराब करेंगे। पॉलीबैग चॉक ड्रेन्स रिजल्ट इन दी वाटर लोजिंग, आप कहते हैं ना कई बार पाइप्स में फंस जाती है, फिर रोडों पे पानी भर जाता है तो चॉक हो जाते हैं। दैट अलाउ ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो, जैसे मॉस्किटो होते हैं, हेंस डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू होती है। तो जूट बैग और क्लोथ बैग हमारे पास इसकी जगह यूज करने के ऑप्शंस हैं। ठीक है बच्चा, तो सिंपल चीजें थी, बोल रहे मैम यस है ना भाई। तो ये तो आप जानते ही हैं, क्या कर रहे हैं हम, सैंपल पेपर की सीरीज सॉल्व, कौन कौन से, मैथ और साइंस के, जिसमें CBSE का पेपर कर रहे हैं, ओसवाल कर रहे हैं, एडुकार्ड कर रहे हैं, अरिहंत कर रहे हैं, तो बच्चों को भी याद हो गया, MPG कर रहे हैं शिवदास, और 2 CBSE के एडिशनल पेपर। अभी इन्हीं सबको मिस नहीं करना आपको, बिल्कुल नहीं। अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और PDF के लिए टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर लो, जो कि कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक, चलो ओके। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जब खाना पचता है तो कौन सी रिएक्शन होती है, खाना पचते समय एनर्जी निकलती है या बनती है, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, ये पूछ रहे हैं आपसे, देख लो क्या होता है। ये होता है भाई खाना खाते हो, ग्लूकोज खाते हो, ऑक्सीजन आती है, टूटता है CO2 H2 और एनर्जी निकलती है। अब एनर्जी निकली तो कह सकते हो एक्सोथर्मिक, और ब्रेक हुआ है तो क्या कह सकते हो, डिकम्पोजिशन। तो मेनली डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जब हम डाइजेशन करते हैं फूड का, सीधी बात है भाई। तो आवर स्टमक, अच्छा ठीक, देखिए बच्चों, आवर स्टमक प्रोड्यूस अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप जानते हैं ना हमारे स्टमक में HCl आता है, कहाँ से आया बेटा, गैस्ट्रिक जूस से। गैस्ट्रिक जूस करता है ना, 3 चीजें, आपको 3 चीजें याद रखनी है, होती है वैसे और भी है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl रिलीज हुआ जो कि जर्म्स को क्या करता है, खत्म करता है। ठीक है, इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक।
ड्यूरिंग इंडाइजेशन, कभी कभी इंडाइजेशन होता है तो स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है जिससे पेन होता है, इरिटेशन, जिसे कहते हैं ना एसिडिटी हो जाती है। टू गेट रेड ऑफ दिस पेन पीपल यूज माइल्ड बेसिस लाइक एंटासिड, और एंटासिड में सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज होता है वो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या यूज होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये मोस्ट कॉमनली यूज एंटासिड है, फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक बच्चा? अच्छा ये दे रखा है माइल्ड बेस, इससे इस पर्पस के लिए यूज हम लोग कर लेते हैं। What are nephrons? Nephrons क्या होती है? तो nephron is the basic structural and functional unit of nervous system. Structural and functional unit of nervous system. How is the nephron involved in the filtration of blood? ओह मैम ने तो न्यूरॉन का बता दिया, नेफ्रॉन था ये तो। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी किडनी बेटा करते करते थोड़ा थोड़ा ऐसा हो जाता है कभी कभी। इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है बच्चे, किडनी की है। अब कैसे ये यूरिन फॉर्मेशन करवाते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो देखो बेटा ये आपकी नेफ्रॉन होती है, मैम एक बेसिक नेफ्रॉन ड्रॉ कर रही है। ठीक, यहाँ पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, एक ये रही कॉइल्ड स्ट्रक्चर और एक ये वाली होती है। ठीक है, ये क्या है? दिस इज योर बोमेंस कैप्सूल। ये बोमेंस कैप्सूल है। बोमेंस कैप्सूल में जो ये गुच्छा होता है इसे ग्लोमरस कहते हैं। बेटा ये आएगा ना तो आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये वाला पूरा पार्ट यहाँ तक का PCT, बस इतना मेंशन कर दीजिए, बहुत है। ये लूप ऑफ हैंडले या हैनल्स लूप भी आप इसे कह सकते हैं। ये वाला पार्ट इतना सा छोटा सा DCT, परफेक्ट यू शेप का होता है लूप ऑफ हैंडले, और जो थोड़ा टर्न होता है उसे DCT कहते हैं। और ये पार्ट क्या है? आपकी कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब होता क्या है, अब ये दो ट्यूब्स हैं, जो नीचे मोटे वाली है ना इसे कहते हैं एफेरेंट रीनल ट्यूब्यूल, और जो ऊपर वाली है इसे कहते हैं इफेरेंट रीनल ट्यूब्यूल। अब होता क्या है, ब्लड आ रहा है, ये यहाँ से ब्लड आता है, वो ब्लड है जिसके अंदर वेस्ट भी है, ब्लड प्लस वेस्ट। क्या जाता है ग्लोमरस में? ग्लोमरस में देख रहे हो यहाँ पे क्या होती है, छन्नी होती है एक तरीके से। ये इस जो ब्लड वेसल्स है ना, छोटे छोटे छेद होते हैं, इनमें से जो वेस्ट होता है वो छन छन के यहाँ निकल जाता है। देखो ये रहा, मैं ड्रॉ करती हूँ डिफरेंट कलर से। ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ फ्रॉम द ब्लूइश कलर, दिस इज अ वेस्ट। ये रहा, वेस्ट छन छन के यहाँ पे गिर जाता है, और जो ब्लड होता है आपका प्योर ब्लड वो यहाँ से वापस चला जाता है। पर आप खुद देखिए एफेरेंट ट्यूब काफ़ी मोटी और इफेरेंट उसके मुकाबले काफ़ी पतली है, तो प्रेशर बनता है। प्रेशर बनने की वजह से जो वेस्ट है उसके साथ कुछ ये इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट भी अंदर चले जाते हैं। होता क्या है, वेस्ट के साथ कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, जैसे कि वेस्ट के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट भी अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है भाई, जिसकी वजह से यहाँ पे दिक्कत आनी शुरू होती है। जैसे कि ये वाला पार्ट है, ये रहा, ये इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट अंदर चला गया, ये चला गया अंदर, ये रहे, ये तो वेस्ट जा रहा है, वेस्ट को तो जाना ही जाना है अंदर, वेस्ट की तो कोई दिक्कत नहीं है, वेस्ट को तो जाना है, ये रहा वेस्ट जाना है। पर वेस्ट के साथ जो ये इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट भी अंदर चले जाते हैं इसमें वुमेन्स कैप्सूल में, अदरवाइज अंदर सिर्फ वेस्ट को जाना होता है। तो यहाँ पे पहला स्टेप होता है बेटा यहाँ पर, जिसे हम लोग कहते हैं ग्लोमरस फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। पहला स्टेप जो हुआ है ना, आपका ब्लड फिल्टर हुआ है, और जितना ब्लड आया एफेरेंट से फिल्टर हुआ ग्लोमरस में, और फिल्टर होकर जो प्योर ब्लड था वो वापस चला गया इफेरेंट से, इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। पर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वेस्ट के साथ कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट अंदर चले गए, इसीलिए जो इफेरेंट की ट्यूब्स होती है ना बेटा, वो इस पूरे के ऊपर ऐसे करके कॉइल्ड होती हैं, इस तरीके से इसके ऊपर पूरे के ऊपर लिपटी हुई होती है, कॉइल्ड होती है। आपने देखा होगा ऐसा स्ट्रक्चर होता है पूरा कॉइल्ड, इसीलिए ताकि जब अंदर ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट चले जाए तो इनको दोबारा से एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि अगर बार बार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लूज हो जाएंगे बॉडी से तो बॉडी में कैसे काम चलेगा। तो PCT में जब भी आपका ये घूमेगा
और लूप ऑफ फैनले में, तो इस दौरान यहाँ पर क्या होगा, आपके बॉडी के जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उनका दोबारा एब्जॉर्प्शन होगा। तो सेकंड प्रोसेस यहाँ पर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रीएब्जॉर्प्शन। भाई एक बार एब्जॉर्प्शन तो हो चुका ना यहाँ पर, तो दोबारा है रीएब्जॉर्प्शन। तीसरा, अब जो यहाँ पे डीसीटी के पास आता है वो तो वेस्ट ही होता है, वो वेस्ट यहाँ इकट्ठा हो जाता है। देखो ये थोड़ा बहुत वेस्ट भी आ रहा है, मैं ब्लू कलर से जो दिखा रही हूँ दिस इज अ वेस्ट, ब्लू कलर से जो रिप्रेजेंट किया है वो वेस्ट है। सिर्फ ग्रीन एब्जॉर्ब होगा, ब्लू वाला एब्जॉर्ब नहीं होगा, ब्लू वाला सारा इसमें इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ से बॉडी से बाहर जाएगा। थर्ड प्रोसेस जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सिक्रीशन। ठीक है, तो 3 प्रोसेस हो रहे हैं, अल्ट्राफिल्ट्रेशन ग्लोमरस में, पीसीटी और लूप ऑफ फैनले डीसीटी में पूरा रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा सिक्रेशन किसके अंदर, कलेक्टिंग डक्ट में। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ईच नेफ्रॉन हैज 1 मिलियन नेफ्रॉन। एक किडनी में इतने नेफ्रॉन होते हैं। ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट कप शेप लाइक वुमेन्स कैप्सूल, जिसमें बहुत सारी कैपिलरी की ब्रांच ग्लोमरस है। देख लो इधर कप शेप स्ट्रक्चर बनाया है, ये रहा। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन नेफ्रॉन इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। ये रहा, पहले ब्लड अलोंग द वेस्ट एक्सेस वाटर जाता है किडनी की रीनल ट्यूब्स में और फिल्टर होता है, इसी को मैम ने कहा था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिर एज द नेफ्रेटिक फिल्ट्रेट पास थ्रू द ट्यूबुलर पार्ट, कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, लाइक अमीनो एसिड, मिनरल्स, वाटर अंदर चले गए, जिसको हम क्या करेंगे, रीएब्सॉर्ब करेंगे। दूसरा प्रोसेस रीएब्सॉर्प्शन। तीसरा, द ट्यूबुलर सिक्रेशन अकर मेनली इन द रीनल ट्यूब। अब इसको कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा कर लेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, सिक्रीशन। विद द फ्लूइड दैट फ्लो थ्रू द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, वो यूरिन है जिसमें बहुत सारा वाटर है, जो हमने मिलाया ना बेटा कलेक्टिंग डक्ट में, उसे यूरिन कहते हैं। उसमें बहुत सारा वाटर है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, मिनरल आयंस है जैसे कि सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड और फॉस्फेट। ये है कंप्लीट। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो बेटा देखो अमीबा होता है, ये ऐसा होता है। अमीबा की बॉडी के बाहर ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सूडोपोडिया कहते हैं इसे हम। यहाँ पे कोई फूड आ गया, ये रहा, ये अमीबा का होता है फूड वैक्यूल। अमीबा के पास हमारे तरह कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, उसके पास वैक्यूल होता है जिसमें खाना पचता है, उसे कहते हैं फूड वैक्यूल। तो जैसे ही अमीबा के पास ये आएगा तो अमीबा क्या करेगा, इस खाने को घेरना शुरू करेगा। अमीबा क्या करेगा, इस फूड के चारों तरफ से घेरना शुरू करेगा। जैसे मान लो ये रहा फूड की तरफ घेरना शुरू करेगा, और जैसे ही फूड को घेर लेगा तो एक पॉइंट पर ये फूड जो है इसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा। देखो नेक्स्ट स्टेप में ऐसे, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा फूड वैक्यूल, इसके अंदर क्या आ गया, ये आ गया फूड। और जब बॉडी में फूड आता है तो इसे हम पहला स्टेप कहते हैं, जिसे कहते हैं इंजेशन। फिर जब फूड आ गया फूड वैक्यूल में, तो अब इस फूड वैक्यूल में खाना डाइजेस्ट होगा, खाना डाइजेस्ट होगा इस फूड वैक्यूल में, ये डाइजेस्ट होकर छोटे छोटे पार्ट बन गए, डाइजेशन हो गया। सेकेंड प्रोसेस डाइजेशन। और जब डाइजेशन हो जाता है तो ये खाना साइटोप्लाज्म के पास जाता है ताकि बॉडी में पहुंच सके। साइटोप्लाज्म के पास जाएगा ये फूड, ये साइटोप्लाज्म के पास पहुंच गया, इसे कहते हैं थर्ड प्रोसेस एब्जॉर्प्शन। और जब साइटोप्लाज्म के पास पहुंच जाता है तो फिर क्या होता है बेटा, ये पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी मतलब पूरे साइटोप्लाज्म में यहाँ पर फैल जाएगा, ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा, इसे कहते हैं एसिमिलेशन। अच्छा, साथ में एक वेस्ट भी बनता है, मान लो ये रहा, ये है वो वेस्ट, ये है वो वेस्ट। अब ये वेस्ट रिमूव करेगा और जहाँ से रिमूव होगा वहाँ से इसकी मेम्ब्रेन फट जाएगी। मान लो यहाँ से रिमूव हो रहा है वेस्ट, ये रहा वेस्ट, बॉडी से बाहर हो जाएगा, इसे कहते हैं इंजेक्शन। तो 5 स्टेप होते हैं जो फॉलो होते हैं किसी भी हिट्रोट्रॉप्स में, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो। इंजेक्शन, फूड इनटेक करना, डाइजेशन, फूड का ब्रेकडाउन होना, एब्जॉर्प्शन, हमारे में ब्लड वेसल में खाना जाता है, इनके में साइटोप्लाज्म में जाता है, फिर पूरे बॉडी में थ्रू आउट यूज हो जाना, एसिमिलेशन, और वेस्ट का बाहर निकलना, इंजेक्शन। देख लीजिए ये कंप्लीट प्रोसेस। अब बस ये ध्यान रखना, इस प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस कहते हैं, और कौन सा मोड होता है, होलोजोइक, हमारी तरह। बस बाकी आपको ये लर्न करना है। देखो ये डायग्राम के थ्रू जो मैम ने आपको समझाया। फिर व्हाट इज अ फूड चेन। फूड चेन क्या है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ऑर्डर है, ईटिंग एंड बीइंग ईटन। क्या होता है इस तरीके का, ये ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, मतलब पहले खाओ फिर शिकार बन जाओ।
वाई फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल होती है, बता दीजिए भाई यूनिडायरेक्शनल क्यों होती है, एक्सप्लेन करना है ब्रीफली। तो हम लिखेंगे द सीक्वेंशियल इंटरलिंकिंग जो होती है ऑर्गेनिजम्स में, ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी प्रोड्यूसर थ्रू दी रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन प्रोसेस को फूड चेन कहते हैं। डेफिनेशन है फूड चेन इन्वॉल्व अ न्यूट्रिटिव, यहाँ पे न्यूट्रिशन के भरोसे हो रहा है ना इंट्रैक्शन लिविंग में, और हमेशा क्या होगा एक क्योंकि देखो हमेशा सोलर रेडिएशन कौन एब्जॉर्ब करेगा, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर ही खाना बनाएगा जो हर्बीवॉर्स खाएंगे, हर्बीवॉर्स ही खाना होगा जो कार्निवॉर्स खाएंगे, फिर कार्निवॉर्स करेगा तो ही डिकम्पोजर एक्ट करेगा। तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, इसीलिए एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनल ही क्या होती है, ट्रांसफर। तो इट कैन नॉट पास इन द रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है। देयर इज ऑलवेज अ डिक्रीज इन अ फ्लो ऑफ एनर्जी कॉन्टेंट विच इज राइज इन अ ट्रॉफिक लेवल। से ट्रॉफिक लेवल है, ट्रॉफिक लेवल है ये आपका, नीचे प्रोड्यूसर है, ऊपर हर्बीवॉर्स है, मान लो फिर कार्निवॉर है, फिर और भी है, टॉप कार्निवॉर है मान लीजिए। तो यहाँ पर अगर एनर्जी आपको पता है 10,000 किलो जूल है, तो ऊपर 1000 किलो जूल जाएगी, 10% लॉ फॉलो होता है, उसके आगे 100 किलो जूल, फिर 10 किलो जूल, तो ये इसी ऑर्डर में जाती है बेटा, ठीक है। और किसकी फॉर्म में ट्रांसफर होती है ये रहा, और ये होती है केमिकल की फॉर्म में ट्रांसफर। अच्छा, और बाकी जो एनर्जी 90% लॉस होती है वो किसकी फॉर्म में लॉस होती है, हीट की फॉर्म में लॉस होती है, ठीक है बेटा, ध्यान रखना ये पॉइंट्स। नेक्स्ट, लिस्ट इन अ टेबुलर फॉर्म डिफरेंस बिटवीन अ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड। चलो भाई सेक्सुअल और एसेक्सुअल में डिफरेंस देखो दे रखा है। एसेक्सुअल में ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, सेक्सुअल में कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व है, दो, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल। फिर यहाँ पर पूरी बॉडी ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम करती है, यहाँ पर स्पेशली रिप्रोडक्टिव गैमेट्स होते हैं। मेल की बात करूँ ह्यूमंस में तो वो स्पर्म है, फीमेल की बात करूँ तो वो फीमेल्स में क्या है, ओवम है। फिर यहाँ पे ऑफस्प्रिंग सिमिलर होती है, यहाँ पे डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वेरिएशन आता है, वहाँ पे वेरिएशन नहीं आता। ये काफ़ी स्लो और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये काफ़ी फास्ट प्रोसेस हो जाता है। तो कुछ ये पॉइंट जो आप लिख सकते हो। अच्छा, हाइड्रा का था, तो हाइड्रा में क्या होता है, तो वो हाइड्रा का डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। देखो ये रहा डायग्राम है हाइड्रा का हमारे पास, ये इसके पास होते हैं इसके टेंटिकल, यहाँ माउथ होता है, ये पेरेंट हाइड्रा है। पेरेंट हाइड्रा जब ग्रो कर जाता है धीरे धीरे इसकी बॉडी से यहाँ से एक स्ट्रक्चर निकल लेता है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, बड। फिर ये बड क्या होती है, धीरे धीरे ग्रो कर रही है, फूड लेके ग्रो कर रही है, और जैसे ये ग्रो करके यहाँ पर मैच्योर हो जाती है, आपकी बर्ड क्या होने लगती है, इनफ ग्रो कर जाती है, तो वो क्या करेगी, अपने पेरेंट से डिटैच हो जाएगी, डिटैच्ड हो जाएगी। ये देखो, ठीक है। राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओवरी का काम क्या है, तो आप कहोगे कि ओवरी क्या करती है, ये रिलीज करती है किसको, ओवा को, और फीमेल हार्मोन। फीमेल हार्मोन का नाम क्या है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। फिर बात आती है ओविडक्ट क्या करती है, तो आप कहोगे ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है बेटा। ओविडक्ट ये वो ट्यूब होती है जहाँ से ओवरी ट्रैवल करती है, सॉरी ओवा ट्रैवल करती है, और इसे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, फर्टिलाइजेशन इसी के अंदर होता है। फिर है यूट्रस, यूट्रस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिश इनसाइड द मदर बॉडी, मदर बॉडी में कैसे, तो यहाँ पर अटैच्ड होता है किससे बेटा, प्लेजेंटा से, और प्लेजेंटा प्रोवाइड करती है नरिशमेंट, बदले में वेस्ट एक्सेप्ट करती है। एक बार देख लो आंसर कैसे लिखोगे। ओवरी का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन परफॉर्म करती है डुअल फंक्शन, एक तो फीमेल गैमेट बनाती है एग और ओवा, और सिक्रीशन करती है फीमेल सेक्स हार्मोन। फिर ओविडक्ट साइट वेयर एग स्पर्म मीट करते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है। फिर यूट्रस इस सीट होती है इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन होता है ना जब अटैच हो जाता है। फिर प्लेजेंटेशन होता है, फीटल का डेवलपमेंट होता है, फीटस का, ठीक है, चाइल्ड बर्थ तक। फिर डेवलपिंग एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट फ्रॉम दी मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू, जिसका नाम क्या है, प्लेजेंटा, ये लर्न करना है। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इम्बेंडेड होता है यूट्राइन वॉल में, ये विली जैसा होता है, ऐसा मान लो ये यूट्रस है, तो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है पूरे के पूरे यूट्रस में, इस तरीके का, इससे अटैचमेंट होती है, ठीक है। नरिशमेंट देता है, देखो ये रहा,
इससे लार्ज सरफेस एरिया मिलता है जिससे ग्लूकोज और ऑक्सीजन पास हो सकते हैं मदर से एम्ब्रियो तक। ओके नेक्स्ट, मेंडल ब्लेड दिस नॉलेज ऑफ साइंस एंड मैथमेटिशियन, ठीक है चलो जो भी किया इन्होंने, टू कंट्रोल द जनरेशन ही ऑफ नंबर ऑफ क्वांटम, मतलब इन्होंने काफी सारे विजिबल कैरेक्टर्स यहाँ पे देखे हैं, समझे हैं, मैथ और साइंस को यूज किया। आपको बताना है व्हाट डू द F1 जनरेशन ऑफ टॉल प्लांट विद द राउंड सीड एंड द शॉर्ट प्लांट विद द रिंकल सीड लुक अलाइक। आपको बताना है F1 में क्या होगा, टॉल प्लांट का राउंड के साथ, टॉल एंड राउंड, ओके, एंड शॉर्ट एंड रिंकल, एक साथ लिखती हूँ ना, टॉल एंड राउंड, शॉर्ट एंड रिंकल। देखो टॉल के लिए कैपिटल टी, राउंड के लिए कैपिटल आर, ऐसी शॉर्ट के लिए स्मॉल टी, रिंकल के लिए स्मॉल आर। जब इसके गैमेट बनाएंगे तो कैपिटल टी और कैपिटल आर आएगा, इसका गैमेट बनाओगे तो स्मॉल टी स्मॉल आएगा, दोनों का फ्यूजन करोगे तो कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, मतलब टॉल एंड राउंड, सारे के सारे टॉल और राउंड आएंगे। फिर मेंशन द टाइप ऑफ द न्यू कॉम्बिनेशन, F2 में क्या नया कॉम्बिनेशन आएगा, तो बेटा इसके लिए देखो सेल पॉलिनाइज कराने के लिए पूरा दिया हुआ है। अच्छा F1 पोजीशन लिख दिया इन्होंने, टॉल एंड राउंड है। न्यू कॉम्बिनेंट जो यहाँ पर आएगा वो रिंकल सीड, शॉर्ट प्लांट एंड राउंड सीड। मतलब जब आप यहाँ पे क्रॉसिंग कराओगे आपको क्या क्या देखने को मिला है, आपने लिया है टॉल एंड राउंड, ये आपको 9 मिलेंगे। फिर आपने क्या लिया था, रिंकल एंड डॉर्फ, ये आपको 1 देखने को मिलेगा। एक आपको मिल जाएगा देखने के लिए टॉल एंड रिंकल 3, और आपको एक देखने को मिल जाएगा रिंकल एंड राउंड, डॉर्फ एंड राउंड, डॉर्फ एंड राउंड, ये 2 अलग कैरेक्टर आपको देखने को मिल जाएंगे 3, जिसको मिला के 9:3:3:1 हम कहते हैं। ठीक है बेटा, क्रॉसिंग आप पूरी करते हैं जिससे आप इसको निकालते हैं। तो 3/16 विल बी द टॉल प्लांट। अच्छा ये पूछा था क्या, एक सेकेंड में, क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं है वाला, नहीं यही है बेटा, इसमें तो सेल्फ पॉलिनेट होता है, रेशो इफ द प्रोजनी वाज अलाउड टू सेल्फ पॉलिनेट, रेशो पूछा है तो रेशो बता देना कि टॉल प्लांट का और शॉर्ट प्लांट का क्या रेशो यहाँ पर आएगा। तो 3/16 विल बी अ टॉल प्लांट विद रिंकल सीड। तो टॉल और रिंकल की बात आनी है, देख लो भाई पीछे, टॉल रिंकल 3 है, टोटल कितने हैं 16, तो 3/16 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इफ 1600 प्लांट्स वर ऑब्टेन इन F2 तो टॉल विद राउंड, तो टॉल एंड राउंड का आपने देखा था नंबर आया था 9, टोटल कितने होते हैं 16, फ्रैक्शन लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो जो आपको नंबर दिया है 1600 से, इसको ऐसे करोगे तो 100 आएगा, आंसर आएगा 900 प्लांट। फिर शॉर्ट विद रिंकल, शॉर्ट मतलब डॉर्फ, डॉर्फ एंड रिंकल के कितने आए थे, 1 था, टोटल 16 है, मल्टीप्लाई बाय 1600, कट करो 100, तो 100 आंसर आ जाएगा। कंक्लूजन बता देना है अब एक्सपेरिमेंट का कि क्या है, यहाँ पर एक कंक्लूजन आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो ये बात कहता है कि कभी भी अगर एक से ज़्यादा कैरेक्टर की क्रॉसिंग आप एक टाइम पे कराते हो तो दोनों कैरेक्टर इंडिविजुअली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि टॉल हमेशा राउंड के साथ नहीं आएगा, टॉल रिंकल के साथ भी आ सकता है जो आया था, ऐसे डॉर्फ हमेशा रिंकल के साथ नहीं, डॉर्फ राउंड के साथ भी आ सकता है जो हमें देखने को मिला था। कंक्लूजन देख लीजिए इसका, ये तो आप लोग निकाल ही लेंगे, ठीक है ये रहा बस। सो बच्चों ये तो आप ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारा ये पेपर हुआ है पूरा खत्म, और ये आप जानते हैं कि हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम आपके साथ ये सारे के सारे पेपर्स क्या करवा रहे हैं, सॉल्व, ओसवाल हो गया, एडुकाट हो गया, MTG, अरिहंत, आपके CBSE का ऑफिशियल पेपर, एडिशनल पेपर, सब के सब हम आपके साथ क्या करवा रहे हैं बेटा, सॉल्व करवा रहे हैं। बस लगे रहिए हमारे साथ, और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई वीडियो मिस ना हो जाए, क्योंकि बेटा मिस होगा तो नुकसान बहुत है, ठीक है ना, अभी करिए। और PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है, टेलीग्राम का लिंक, क्लिक करो और PDF मिल जाएगी, ठीक है। ये पेपर सॉल्व हुआ है, इसको रिवाइज कीजिए, कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और सभी बच्चे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की स्टेटमेंट कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मुझे बताएंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।